हेलो बच्चों, चलो फिर हम लोग आज ये फिज़िक्स का जो पेपर आज हुआ है इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि पेपर कैसा गया, पेपर का लेवल कैसा था। मेरे हिसाब से पेपर थोड़ा सा हाई था। चलो ठीक है, देखते हैं पहला आंसर। अ बॉडी इज़ एक्टेड अपॉन द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज दैट आर नॉट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, द बॉडी विल बी। सो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में है और दो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो बॉडी आपका रोटेशनल मोशन करेगा। लेकिन यहाँ पे कहीं भी फिक्स्ड नहीं दिया गया है कि बॉडी कहीं पे फिक्स्ड है, मतलब पिवटेड पॉइंट, फिक्स पॉइंट कुछ नहीं दिया गया है, तो बॉडी रिक्लिनियर मोशन भी कर सकती है। तो ये क्वेश्चन अब बोर्ड के ऊपर है जो आंसर वो दे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ कपल इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, ये तीनों आपके स्केलर क्वांटिटी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द करेक्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल। जब कैंडल को हम बर्न करते हैं तो कैंडल से केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी चेंज होगी, जब बर्न करेंगे तो हीट मिलेगा और हीट के साथ लाइट भी मिलेगा। तो ऐसा जो ऑप्शन होगा वही सही है। ठीक है, अगला। When a ray of light passes from one optical medium to another, which of the following physical quantity does not change। तो जब भी लाइट रे आपका ट्रेवल करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो उसका फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होगा। वेवलेंथ में चेंज आएगा, स्पीड में चेंज आएगा, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड की कोई कहानी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज करेक्ट, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ। तो हम लोग एक इसका ट्रिक पढ़े थे, जो स्पेक्ट्रम होता है GXUVIMR, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में है। तो आपसे पूछा है कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब कि घटते से बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले गामा रेज, तो सबसे पहले गामा रेज दिख गया, फिर उसके बाद विजिबल है, फिर माइक्रोवेव। तो पहला ही ऑप्शन सही है, दूसरा सही नहीं है। ठीक है, डिसेंडिंग के लिए दूसरा सही हो सकता था, लेकिन असेंडिंग के लिए पहला सही है। फॉर अ लीवर ग्राफ इज प्लॉटेड विद द लोड वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, बेटा ऑन वाई एक्सिस लोड है, एक्स एक्सिस पे एफर्ट है, तो स्लोप आपसे पूछ रहा है, तो स्लोप का फार्मूला होता है y/x, मीन्स y2 - y1 अपान x2 - x1। तो अगर लोड अपान एफर्ट करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। अगला क्वेश्चन। फॉर अ रियल इमेज बाई अ कॉन्वेक्स लेंस द रेशियो ऑफ I/O, I/O इज़ 2/5। मतलब कि ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है, इमेज की साइज छोटी है, तो देन द ऑब्जेक्ट इज़, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा। नेक्स्ट। A ray of light incident normally on a face of equilateral prism. The ray gets totally reflected at the second refracting surface. The total deviation produced by the path of a ray. अगर कोई इक्विलेटरल प्रिज्म है तो उस पर कोई लाइट रे 90 डिग्री फॉल करेगी, तो सीधे ये निकल जाएगी। तो यहाँ जो एंगल बनेगा 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस का 60 डिग्री बनेगा। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे पीछे की तरफ लाके ऐसे, तो यहाँ पर ये दोनों 90 डिग्री बनेंगे, तो आंसर 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट। इन अ क्लोज सर्किट कंटेनिंग अ बल्ब एंड अ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E एंड टर्मिनल वोल्टेज V इज रिलेटेड एज। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू V + IR। B यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है, I हो जाता है पोटेंशियल ड्रॉप, और ये EMF है। बट ऐसा कोई दिख नहीं रहा ऑप्शन, लेकिन इससे मिलता जुलता ऑप्शन B, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मेटल पीस ऑफ 5 ग्राम, थर्मल कैपेसिटी इज 2.5 जूल पर के। थर्मल कैपेसिटी में C डैश इक्वल टू MC, और आपसे C पूछा गया है, तो C⁻/m। C डैश कितना है 2.5, M कितना है 5 ग्राम, तो जब हम इसको कट करेंगे तो यह आ जाएगा 0.5। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए आंसर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। एज द लेवल ऑफ वाटर इन अ टॉल मेजरिंग सिलेंडर केप्ट अंडर रनिंग टैप अराइजेस, द पिच ऑफ साउंड ग्रेजुअली इंक्रीज। सही है, असर्शन तो सही है। रीज़न देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम। वाटर कॉलम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता फ्रीक्वेंसी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर कॉलम, लेकिन यहाँ पे वाटर कॉलम दिया गया है, इसलिए रीज़न आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका होगा C, A/R/4। क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन सर्किट Y एंड Z द रजिस्टर R1 एंड R2 कनेक्टेड इन। तो Y में R1 एंड R2 ये देखने में सीरीज़ लग रहा है, लेकिन यहाँ से अगर करंट निकलेगा तो करंट का 2 डायरेक्शन होगा, तो मतलब पहला वाला पैरेलल है, और दूसरा वाला अगर यहाँ से देखें करंट निकलता है तो करंट इधर इस
रेजिस्टेंस की तरफ जाके और करंट ऐसे पास होता हुआ जाएगा, तो जेड आपका सीरीज में है, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट पी एमिट 1 अल्फ़ा, पी एमिट 1 अल्फ़ा, पी मीन्स जेड ए, एक अल्फ़ा निकलता है तो हमें मिलता है क्यू, क्यू हो जाएगा Z-2, P माइनस A-4। उसके बाद क्या है, व्हाट विल द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट Q, तो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट Q ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड आ जाएगा, 2 ग्रुप लेफ्ट ऑफ द P। अगला क्वेश्चन, ईच ऑफ द सब्सटेंस गिवन बिलो इज सप्लाइड विद सेम अमाउंट ऑफ हीट विच अटेन हाईएस्ट टेम्परेचर, तो जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा उसका हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, तो आंसर लेड। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग फिगर शोज अ स्मॉल बार मैग्नेट फॉलिंग फ्रीली थ्रू अ कॉपर रिंग फॉर ऑब्जर्वर ए, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट विल बी। यहाँ पे लेंज लॉ लगेगा, अगर नॉर्थ पोल रिंग की तरफ आ रहा है तो रिंग में साउथ पोल जनरेट होगा, साउथ पोल जनरेट का मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट, और साउथ पोल पीछे जा रहा है, दूर जा रहा है, तो यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट होगा, मतलब ऊपर से देखने पर साउथ पोल दिखेगा और नीचे से देखने पर ये नॉर्थ पोल दिखेगा। तो ऐसा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, क्लॉकवाइज व्हेन मोमेंट मैग्नेट इज अबव द रिंग एंड एंटी क्लॉकवाइज व्हेन द मैग्नेट इज बिलो द रिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, ये इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर, ये एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता। हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग चेंज ऑफ फेज डिपेंड ऑन, तो ये चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, फेज चेंज ऑफ फेज, और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा मास पे, क्योंकि जब हम फेज चेंज करते हैं तो यहाँ लेटेंट हीट का कहानी आता है, लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट होता है Q इज इक्वल टू ml, तो मतलब L इज डिपेंड ऑन M। नेक्स्ट, EMF ऑफ अ सेल इज ग्रेटर देन, और यही एक आपके MCQ में भी क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम जो हम लोग फार्मूला बनाया था, एप्सिलॉन इक्वल टू V प्लस IR। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो होता है NS/NP, और स्टेप अप है तो इसका मतलब NS इज ग्रेटर देन NP, तो NS इज ग्रेटर देन NP, सो मोर देन 1। इन अ न्यूक्लियर रेडिएशन विद लोवेस्ट आयनाइजिंग पावर, तो सबसे ज़्यादा होता है आयनाइजिंग पावर अल्फा का, उसके बाद बीटा का, और सबसे कम होता है गामा का, तो लोवेस्ट हो जाएगा गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन यूनिफॉर्म काइट इज हैंगिंग फ्रीली द ब्रांच ऑफ अ ट्री एज सोन, स्टडी द फिगर। इसमें देखिए एक ट्री है, ब्रांच एक ट्री का ब्रांच है, ये काइट है, तो मोस्टली बच्चे सोचे होंगे क्यू होगा, लेकिन हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है थ्रेड पर, जो थ्रेड हम लोग लगाते हैं उसके लाइन में लाई करता है, तो इसमें आंसर होगा आर, और यही आप रीज़न लिख देंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन ऑफ थ्रेड। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ साउंड वेव प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग वायर इज शोन बिलो। इसमें कह रहा है हाउ विल यू एडजस्ट द टेंशन इन द वायर, तो इसमें हमें टेंशन को क्या करना पड़ेगा, टेंशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, टेंशन को इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसका PR का लेंथ रिड्यूस होगा। विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड अफेक्टेड बाय द रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ PR, अगर हम लेंथ की बात करें तो ये डिपेंड करता है, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पूछा है तो फ्रीक्वेंसी ना लिखें, इसमें लिखें पिच, फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, अ रे ऑफ लाइट एंटर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब सबमर्ज्ड इन वाटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है TIR का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल 54 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 डिग्री है, फिर भी इसमें आंसर होगा नो, मीन्स द रे विल नॉट अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मीन्स इसमें कोई TIR नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। दूसरा कंडीशन ये है फॉर TIR लाइट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, बट इस वाले क्वेश्चन में लाइट ट्रेवल कर रही है रेयरर टू डेंसर, तो इसमें आंसर होगा कि नो TIR, और आप इसमें रीज़न लिखेंगे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यू कलर कन्वेंशन विच कलर ऑफ वायर इज कनेक्टेड टू मेटल ऑफ बॉडी, मीन्स अर्ध वायर, और अर्ध वायर होता है ग्रीन, और जो येलो लिखे हैं उनका भी सही है क्योंकि दोनों कलर अभी यूज किए जाते हैं। स्विच ऑफ द अप्लायंसेस मतलब लाइव वायर, और लाइव वायर पहले रेड यूज होता था, अब यूज होता है ब्राउन, मतलब नो न्यू वाला आंसर ब्राउन होगा। विच ऑफ द टू अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट प्रोड्यूसेस अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, नो डाउट इसमें आंसर होगा अल्टरनेटिंग करंट।
स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इन इंडिया 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाई 200 ग्राम पैराफिन वैक्स टू मेल्ट कम्प्लीटली एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट Q इज इक्वल टू ml लगा देंगे। M दिया गया है 200 ग्राम, L दिया गया है 146 जूल पर ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 29200 जूल, 29,200 जूल। अगला क्वेश्चन है कॉपर वायर इज वाउंड अराउंड अ स्टील बार FT। एक स्टील बार FT दिया गया है, करंट इसमें अलाउ किया जाता है, तो करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से निगेटिव। तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, पीछे से आके ऊपर, ये करंट का डायरेक्शन हुआ। और करंट अगर इस एंड से देखें एफ एंड से, तो करंट फ्रंट से बैक जा रहा है, मतलब कि ये बनेगा एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नॉर्थ पोल, और ये एंड बन जाएगा साउथ पोल। तो पहले का आंसर होगा ड्रॉ ओनली वन मैग्नेटाइज बार FT एंड मार्क इट्स पोल। तो इसको बार को हटा के केवल हमें इस मैग्नेटाइज FT को बनाना पड़ेगा, और नॉर्थ और साउथ पोल, F होगा नॉर्थ और T होगा साउथ पोल। दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना पड़ेगा FT के, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा और साउथ में एंटर करेगा। दो फिगर आपको बनाने हैं, तो ये नॉर्थ से साउथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ करंट फ्लोज थ्रू अ मेटलिक कंडक्टर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्टेट द चेंज यू वुड एक्सपेक्ट इन इट्स। तो अगर ज़्यादा देर तक कोई भी मेटलिक कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा, तो करंट ज़्यादा देर तक फ्लो करेगा तो इस पर हीट जनरेट होगा, और ड्यू टू हीट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, और ड्यू टू हीट रजिस्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज, बिकॉज द फैक्टर दैट अफेक्ट रजिस्टिविटी, दो फैक्टर रजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, एक मटेरियल अफेक्ट करता है और दूसरा हीट। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, रजिस्टिविटी भी चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद द सिंबल 96247। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का दिया गया है। नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स Z, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये होगा मास नंबर A। अब देखते हैं विच पॉइंट ऑफ द ग्राफ इंडिकेट द एलिमेंट Cm। तो एलिमेंट Cm नो डाउट इसका एटॉमिक नंबर 96 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 96 होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका 96 हो गया। तो 96 पे 3 हमें दिख रहे हैं, R, Q एंड P, तो इसका मतलब हमें इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर दिया गया है इसका 247 माइनस 96, और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा इसमें 151। तो 151 पर ये दिख रहा है P, तो इसका आंसर हो जाएगा P। दूसरा कह रहा है विच पॉइंट ऑन द ग्राफ इंडिकेट डॉटर न्यूक्लियस Cm अंडरगोज रेडियो एक्टिव डिके 1 अल्फा एंड 2 बीटा। इसका मतलब 1 अल्फा निकला तो 2 एटॉमिक नंबर कम हो गया, मिस -2Z माइनस 2 टाइम ऑफ Z -2, उसके बाद 2 बीटा भी निकला तो +2। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग वहीं पे हैं Z पे, लेकिन चेंज क्या होगा, चेंज हमारा हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर। एक अल्फ़ा निकला है तो ये 2 कम हो जाएंगे, तो मतलब कि आ जाएगा हमारा 147, तो ये आंसर हो जाएगा R। नेक्स्ट है स्टेट द मास नंबर एंड डॉटर न्यूक्लियस। तो इसका डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, डॉटर न्यूक्लियस इसका Cm ही रहेगा और 96, और इसका हमारा मास नंबर हो जाएगा 243। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेक्शन बी। चलिए देखते हैं सेक्शन बी। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ये ट्रायंगल है 60 डिग्री, ये 90 तो ये 30 हो जाएगा, और जब इसमें IJH, तो यहाँ पर अगर ये आया तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ नॉर्मल बनाओगे तो ये 60 डिग्री, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन J का होगा, तो इसमें आंसर J होगा। आंसर आपको J लिखना है, और I और H में चेक कर लो, क्योंकि ये 90 है, ये 30, ये 60 हो जाएगा। नॉर्मल बनाओगे तो ये 30 हो जाएगा, और 30 से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और सेम H के साथ भी होगा। अगला क्वेश्चन, कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ। तो आपको ये वाला बनाना है जो अभी मैं 60 वाला बनाया हूँ इसके लिए। अगला क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया गया है 1.5। अगला है कि एयर बबल ट्रैप्ड इनसाइड एट शोन इन द डायग्राम व्हेन सी फ्रॉम द AB इट अपीयर्स टू बी 40 सेंटीमीटर डीप, 4 सेंटीमीटर डीप। तो ये आपका हो गया अपैरेंट डेप्थ। अपैरेंट डेप्थ आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। तो पहले में निकालना एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ मीन्स रियल डेप्थ। तो हम लोग एक फार्मूला इसमें देखे हैं कि म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ कितना है,
रियल डेप्थ निकालना है तो रियल डेप्थ इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू अपेरेंट डेप्थ। तो म्यू है 1.5, अपेरेंट डेप्थ है कितना 4, तो 1.5 इंटू 4 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगला है फॉर विच कलर ऑफ लाइट ब्लू और येलो, तो इसमें आंसर होगा येलो। अगला है टर्निंग द ग्लास ब्लॉक अप साइड डज नॉट चेंज द अपेरेंट डेप्थ ऑफ एयर बबल स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो इसका आंसर होगा ट्रू। रीज़न ये होगा क्योंकि अपेरेंट डेप्थ केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू एफ पोजीशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ड्रा अ रे डायग्राम, तो इसमें आपको रे डायग्राम बनाना है, प्रॉपर एक कॉन्वेक्स लेंस बनाना है। इसमें ये हो गया एफ, ये हो गया 2f, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक लाइट रे, तो ये कन्वर्ज होगा एफ पे, मीन्स इसमें आपको ये रे डायग्राम बनाना है। इस पर इमेज भी 2f पे ही बनेगी, इसमें इमेज भी आपका 2f पे बनेगा और सेम साइज का बनेगा। नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज और 2f पे बनेगा। अगला क्वेश्चन, हाउ विल द साइज ऑफ द इमेज चेंज इफ वी ओनली रिप्लेस द लेंस इन द अबव अरेंजमेंट विद अनदर लेंस ऑफ ग्रेटर फोकल लेंथ। जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा उसका पावरलेस होगा, तो इमेज की साइज आपकी डिक्रीज कर जाएगी, बस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस एट अ डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है u दिया गया है आपका 45, और लेकिन अगर इसका साइन कन्वेंशन लेंगे तो -45 हो जाएगा। v दिया गया है 30 सेंटीमीटर और कॉन्केव लेंस के लिए v माइनस हो जाता है -30 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u, और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा -90 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। अगला क्वेश्चन, 2 रे PQ एंड RS इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक एज शोन इन द डायग्राम। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हैव ग्रेटर लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑन इमर्जिंग आउट ऑफ द ब्लॉक। किसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, तो सीधे सीधे आंसर लिखना है PQ। ट्रेवल विद ग्रेटर स्पीड इन द ब्लॉक, नहीं, सब दोनों की स्पीड सेम होगी क्योंकि ब्लॉक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मटेरियल सेम है। अगला है स्कैटर मोर इन द एटमॉस्फेयर, तो PQ स्कैटर करेगा मोर इन द एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि PQ का कहीं ना कहीं वेवलेंथ क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ, तभी यहाँ पे ये डेविएट कम हुआ था, ये डेविएट ज़्यादा हुआ था। नेम द रेडिएशन फॉर विच क्वार्ट्ज प्रिज्म इज यूज, तो क्वार्ट्ज प्रिज्म यूज़ होता है बेटा UV रेज में। और विच आर यूज इन रिमोट इंफ्रारेड IR। और अगला है विच आर यूज इन ट्रैफिक सिग्नल, तो ट्रैफिक सिग्नल के लिए रेड कलर यूज होता है, रेड ग्रीन येलो, तो रेड ग्रीन येलो आपका कौन सा लाइट होता है, विजिबल। अगला है नेम वन प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, जो आप लिखे होंगे वो सही है। जैसे एक प्रॉपर्टी है कि दे ऑल ट्रेवल इन वैक्यूम विद सेम स्पीड, स्पीड इनकी वैक्यूम में सेम होगी, एक ये आंसर हो जाएगा। और भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आकाश टेक्स अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल एंड सस्पेंड अ वेट 2 न्यूटन एट वन एंड x, मीन्स इसमें आपको एक डायग्राम बनाना है। तो ये आपका एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल हो गया। यूनिफॉर्म तब कहेंगे जब इसमें आप मेंशन करेंगे 0 to 100। यूनिफॉर्म का मतलब इसमें मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इक्वली। अगला कह रहा है कि आकाश एट x, अगर ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, x पे ये 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और y पे 5 न्यूटन का फोर्स। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि दिस मीटर स्केल इज बैलेंस रूलर हॉरिजेंटली ऑन अ नाइफ एज प्लेस 70 सेंटीमीटर, तो ये कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर का है। ड्रा द डायग्राम, तो इसका डायग्राम ऐसे सिंपल सा आप बना लेंगे। और कैलकुलेट द वेट ऑफ रूलर, तो वेट ऑफ रूलर कहाँ पे डिपेंड होगा, ये 50 सेंटीमीटर पे होगा, इसका वेट W मान लेते हैं। तो इसमें लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आप लगाएंगे और इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर आएगा 0.5 न्यूटन। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। अगला क्वेश्चन है 3 लीवर XYZ ऑफ इक्वल लेंथ आर शोन इन द डायग्राम। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये है कि कहीं पे ये लोड और एफर्ट नहीं लिखे हैं, तो हम इसको अगर लोड मान लें और इसको एफर्ट मान लें तब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि कौन से क्लास के लीवर हैं, तो आप ये जानते होंगे FLE। अगर फलक्रम बीच में आता है तो फर्स्ट क्लास, लोड बीच में आता है सेकंड क्लास, एफर्ट आता है थर्ड क्लास। तो इसमें फलक्रम सब में बीच में दिख रहा है, तो सभी क्या है, फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर है।
तो पहला तो आंसर ये हो गया फर्स्ट क्लास। दूसरा कह रहा है किसका मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होता है लोड एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है, एक्स का, तो इसलिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा एक्स। एफर्ट आर्म क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द फुलक्रम टू द एफर्ट, एंड लोड आर्म क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द फुलक्रम टू द लोड। तो फिगर में एफर्ट आर्म सबसे ज़्यादा एक्स का दिख रहा है, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा एक्स का। अगला क्वेश्चन, रीचा वेइंग 40 kgf लीव्स पॉइंट P ऑन हर स्केटबोर्ड एंड रीचेस पॉइंट Q। Q पे बेटा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिया गया, काइनेटिक एनर्जी रीचा का पूछ रही है। सीधे सीधे फार्मूला लगाओ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखना है कि ये kgf दिया गया है, ये फोर्स है, ये आपका क्या है फोर्स, और मास आपको निकालने के लिए तो देखिए वेट इक्वल टू होता है mg, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा W/g। ये चीज़ इसमें देखिएगा नहीं गलत हो जाएगा, तो वेट मास की जगह पे आप W/g लगाएंगे, मतलब 40 kgf बाई 10 इंटू v² लगाएंगे 10 इंटू 10, तो एक 10 से एक 10 कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 200 जूल। आपका कितना आंसर आएगा 200 जूल। इसमें अगर 40 डायरेक्टली रखेंगे तो 40 यहाँ पे मास नहीं है, ये चीज़ आपको देखना है, ये कॉन्सेप्ट देखना है। अब पूछ रहा है वर्टिकल हाइट कितना होगा P का, तो जितना इसका अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा mgh, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा mgh। तो अब हम लोग लगा दें, इसमें h निकालना है, तो h इज इक्वल टू k/mg, के निकाल चुके हैं 200 जूल अपॉन mg। चलिए देखिए 200 जूल इसका हो गया, और मास कितना इसका आ गया W/g में 4 kg इंटू 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1010, 5 4 25 मीटर। तो P तक हाइट कितना हो जाएगा 5 मीटर, और C पार्ट का आंसर होगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रीचा एट पॉइंट R। तो इसमें आंसर सीधे आप लिखेंगे कि रीचा एट R, जब R पे रीच करेगी तो वो रेस्ट पे आ जाएगी, अगर रेस्ट पे आ गई तो काइनेटिक एनर्जी इसका 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा अ ब्लॉक टैकल सिस्टम ऑफ पुली या वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 3। वेलोसिटी रेशियो जितना दिया गया रहता है, इसका मतलब ये वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ पुली के बराबर होता है, और नंबर ऑफ पुली कैसा दिया गया 3 ऑड में दिया गया है। तो जब हम ब्लॉक एंड टैकल बनाएंगे इसका, तो ऊपर हम लगाएंगे 2 पुली, नीचे 1 पुली का टैकल बनेगा, नीचे आपका 1 पुली का टैकल बनेगा, और यहाँ पे लोड सस्पेंड करेंगे। आप इसको ब्लॉक कैसे करेंगे, यहाँ से एफर्ट लगाइए नीचे की तरफ, तो पहला वाला वायर यहाँ पे जाएगा, इस पे कनेक्ट होगा, दूसरा वायर इस पे कनेक्ट होगा, और तीसरा जाके यहाँ पे। तो ये आपका फिगर बन गया। अगला क्वेश्चन है अ सबमरीन इन द सी, इसका सीधे सीधे आंसर आप लगाइए, D इज इक्वल टू BT/2, D इज इक्वल टू BT/2। V कितना दिया गया 1500, T दिया गया है इसमें 1 मिनट 40 सेकेंड, 1 मिनट 40 सेकेंड मीन्स 100 सेकेंड अपॉन 2। जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 75 किलोमीटर, आंसर D आपका आ जाएगा 75 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, द डायग्राम गिवन बिलो शो 2 साउंड बॉक्सेस A एंड B विद वायर सेम लेंथ इसका सेम दिया गया है, टेंशन 10 kgf है, क्रॉस सेक्शनल एरिया साइमल्टेनियसली वाइब्रेटिंग फोक्स 300 हर्ट्ज आर प्लेस ऑन द बॉक्स A एंड B, पेपर राइडर फॉल्स ऑफ इन केस ऑफ B बट नॉट इन केस ऑफ A। तो आंसर है नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमिनन। तो फिनोमिनन होगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस का आप डेफिनीशन इसमें लिख देंगे, रेजोनेंस का डेफिनीशन व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क विल बी मैच विद द वायर। अगला है क्वेश्चन, द वायर ए रेजोनेंट विद अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी f इफ f इज ग्रेटर आर लेस देन और इक्वल टू 300 हर्ट्ज। तो इसमें हम लोग लगाएंगे f इज लेस देन 300 हर्ट्ज, इफ f ऑफ a इज लेस देन 300 हर्ट्ज, इसमें ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द डायग्राम शोज वायरिंग इन अ मीटर रूम ऑफ बिल्डिंग, व्हाट इज़ द करंट रेटिंग ऑफ डिवाइस x, करंट रेटिंग ऑफ डिवाइस x। तो x यहाँ पर आपका होगा बेटा फ्यूज या सर्किट ब्रेकर। अब इसका आपसे करंट रेटिंग पूछ रहा है, तो ये 5 एम्पियर टू 15 एम्पियर। अगला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्विच Z। तो स्विच Z आपका डबल पोल स्विच है, डबल पोल स्विच कौन से होते हैं, जो इट इज़ कनेक्टेड इन लाइव एज वेल एज इन न्यूट्रल वायर। बट आपके जो होम के स्विच होते हैं, होम अप्लायंसेस के स्विच होते हैं, दे ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर। बस एक डिफरेंस लिखना था।
व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेस्ड इन वाई, तो किलो वाट आर, ये मीटर आपका दिया गया है तो किलो वाट आर। अगला क्वेश्चन, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है फिजन, न्यूक्लियर फिजन, पूरा लिखेंगे आप आंसर, न्यूक्लियर फिजन। अगला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो देखिए 235 यहाँ था प्लस 1 न्यूट्रॉन, तो ये हो जाएगा 236, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 236। अब पूछा है व्हाट इज वाई, वाई क्या है यहाँ पे, वाई है न्यूट्रॉन, क्योंकि जब हम इसका रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी बाहर निकलता है। अगला है आपका 3 आइडेंटिकल बल्ब B1 B2 B3 ईच पावर रेटिंग 18 वाट 12 वोल्ट आर कनेक्टेड टू अ बैटरी 12 वोल्ट। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, जब इसको सॉल्व करोगे तो रेजिस्टेंस इसका ईच बल्ब का आ जाएगा 8 ओम, इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करते हैं। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, करंट कितना इसमें से जाएगा 1 एम्पियर। अगला है इफ द बल्ब V3 इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट देन विल द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब B1 इंक्रीज और डिक्रीज, तो B1 का ब्राइटनेस आपका डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि B1 और B2 आपके सीरीज में आ जाएंगे और B3 कैसा था, पैरेलल में था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, केवल अटेम्प्ट एनी 4 करना था, इसलिए ये 8 और 9 आप जल्दी से आंसर देख लीजिए बस। 30 ग्राम ऑफ आइस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसमें लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट गेन विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट लॉस, और इसका आंसर आपका आ जाएगा 12,600 जूल। अगला क्वेश्चन है मटेरियल अमाउंट ऑफ हीट विल वार्म 1 ग्राम ऑफ मटेरियल एक्स by 10 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ग्राम ऑफ मटेरियल y by 40 डिग्री सेल्सियस, विच मटेरियल है हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नो डाउट एक्स हैव हायर हीट कैपेसिटी, क्योंकि वो केवल 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहा है और y 40 डिग्री सेल्सियस। विच मटेरियल वुड यू सेलेक्ट टू मेक कैलोरीमेट्री, तो y, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस रिमेन द सेम व्हेन इट चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो ये इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। अगला क्वेश्चन है कॉपर रॉड PQ कैरिंग करंट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, द कॉपर रॉड PQ विल मूव टुवर्ड्स सी, से ट्रू और फॉल्स, तो इसका आंसर होगा ट्रू ये। और इसका नेम द लॉ यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो कौन सा लॉ है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगला है व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस इफ द रॉड PQ इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर कॉपर रॉड ऑफ सेम लेंथ बट ऑफ ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो F इक्वल टू होता है IBL साइन थीटा, इसमें एंगल की भी कहानी नहीं है, करंट भी चेंज नहीं हो रहा है। व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस इफ द रॉड PQ इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर कॉपर रॉड सेम लेंथ सेम है बट ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की यहाँ पे कोई कहानी नहीं आ रही है, लेंथ इसका सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्स रिमेन सेम, फोर्स रिमेन सेम। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा गया आप लोग का पेपर।